हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग की बुक समरी के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाइट दैट चेंज्ड माई लाइफ। 1980 में ऑथर ने लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन किया और सोचा कि वे अपनी पूरी ज़िंदगी एक वकील बनकर बिताएंगे, क्योंकि यही वो काम है जो वो बचपन से करना चाहते थे। शुरुआत से सब कुछ उनके मुताबिक था, लेकिन कुछ सालों तक वकालत करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने काम से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसका असर उनकी हेल्थ में दिखाई देने लगा था। वे अपने लेट 20s में थे, परंतु वे 40 साल के दिखाई देते थे। एक रात ऑथर अपने घर में टीवी देख रहे थे। लगभग 1 बजा था, लेकिन ऑथर इतना उदास महसूस कर रहे थे कि वो सो नहीं पा रहे थे। वो बार बार चैनल चेंज कर रहे थे ताकि अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकें। अचानक उन्होंने एक प्रोडक्ट की ऐड देखी जिसका नाम था मेंटल बैंक। मेंटल बैंक एक घर पर पढ़ने वाला कोर्स था जो बताता था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हम हासिल करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ पर आधारित है। उस टाइम ऑथर इतना निराश महसूस कर रहे थे कि उन्होंने फैसला लिया इसे ट्राई करने का और इस प्रोग्राम को ऑर्डर कर दिया। इस प्रोग्राम की हेल्प से ऑथर ने अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलने का फैसला किया। 1989 में एटीट्यूड और मोटिवेशनल कंसेप्ट पर 4 सालों की रिसर्च के बाद ऑथर ने लोकल हाई स्कूल में सेमिनार करने शुरू किए। 2 घंटे के सेमिनार के लिए उन्हें $30 मिलते थे। 1992 में ऑथर अपनी जॉब छोड़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बन गए। ऑथर ने 20 साल तक इस बारे में रिसर्च किया है क्यों कुछ लोग सफलता पाते हैं जबकि दूसरे निराशाजनक परिणाम हासिल करते हैं। ऑथर बताते हैं कि उन्होंने खुद हर एक सफलता स्ट्रैटेजी को अपनाया है जो इस किताब में डिस्क्राइब की गई है। अगर आप नेगेटिव पर्सन हैं तो आप इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी पॉजिटिव पर्सन हैं तो आप इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करके और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सैरा और सैम एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक दिन दोपहर में सैरा ने अपने डेस्क पर कुछ प्रोडक्टिव घंटे काम करने के बाद डिसाइड किया कि वो पास वाली कॉफ़ी शॉप पर कुछ खाने के लिए जाएंगी। कुछ ही मिनट्स बाद सैम भी कॉफ़ी शॉप में आ गया। सैम सैरा के टेबल से थोड़ा दूर दूसरे टेबल पर बैठ गया। कैफ़े में एक ही वेट्रेस ने सैरा और सैम को सर्व किया। दोनों ने लगभग सेम टाइम तक वेट किया जब वेट्रेस ने ऑर्डर लिया। दोनों को एक ही टाइम पर उनका खाना मिला, लेकिन यहाँ सिमिलैरिटीज़ ख़त्म होती हैं। सैरा ने कॉफ़ी शॉप में मुस्कुराहट के साथ कदम रखा। उसकी आंखों में ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर उसके पॉजिटिव आउटलुक को रिफ्लेक्ट कर रही थी। सैरा ने एक डिलाइटफुल लंच किया, वेट्रेस के साथ कुछ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशंस की और अपने काम में वापस आ गई एक नई एनर्जी के साथ। दूसरी तरफ सैम कॉफ़ी शॉप में गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ आया। उसकी बॉडी लैंग्वेज ये कह रही थी, मुझसे दूर रहो। उसको गुस्सा आया जब वेट्रेस ने तुरंत उसका ऑर्डर नहीं लिया। सैरा और सैम को कॉफ़ी शॉप में ऐसा अलग एक्सपीरियंस क्यों हुआ? याद रखो कि दोनों को बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट किया गया था। इससे यह पता चलता है कि सैरा दुनिया को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखती है, जबकि सैम दुनिया को एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखता है। यू आर ए ह्यूमन मैग्नेट। सक्सेस का राज क्या है? क्यों कुछ लोग सफलता पाते हैं जबकि दूसरे लोग असफलता में डूबे रहते हैं? अर्ल नाइटिंगेल, जो एक फेमस राइटर थे, उन्होंने अपने फेमस रिकॉर्डेड मैसेज द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में सिर्फ 6 शब्दों में सफलता का राज बताया था। वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट, यानी कि हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर आप एक विशेष लक्ष्य के बारे में लगातार सोचते हैं तो आप उस लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए फ्रेड मानता है कि उसमें काबिलियत है कि वो साल भर में 10 लाख रुपए कमा सकता है, तो उसे वो रोजगार मिलेंगे जो उसे उस दिशा में बढ़ने में मदद करेंगे। अब सोचिए, अगर फ्रेड ये सोचे कि उसे अपने परिवार की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक पैसे कमाने हैं, वो 20 लाख रुपए कमाना चाहता है, क्या फ्रेड इतने पैसे कमा पाएगा? ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्रेड का विश्वास कितना स्ट्रांग है। हो सकता है फ्रेड 20 लाख रुपया कमाना चाहे, लेकिन वो ये नहीं मानता कि उसमें सच में इतनी कमाई करने की क्षमता है। इस केस में फ्रेड अपने 20 लाख के लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर फ्रेड हमेशा उस अधिक कमाई करने का विचार करता है और अपने उस लक्ष्य को पाने की क्षमता में विश्वास करता है, तो वो असल में 20 लाख रुपए कमा सकता है। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। सचिन तेंदुलकर और विजुअलाइजेशन का मैजिक। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के इस लेजेंड को मास्टर ब्लास्टर के नाम से ही याद किया जाता है,
लेकिन क्या आपको पता है कि उनके सक्सेस के पीछे एक खास तरीका था, और वो था विजुअलाइजेशन का जादू। सचिन ने अपने करियर के दौरान बार बार कहा है कि अपने शॉट्स को, मैचेस को और अपनी परफॉर्मेंस को पहले ही वो अपने दिमाग में इमेजिन करते थे। उनका कहना था कि जब वो पिच में होते थे तो उन्होंने पहले ही अपने माइंड में विजुअलाइज किया होता था कि कैसे वो परफेक्ट कवर ड्राइव खेलेंगे और कैसे इनका शॉट बाउंड्री तक जाएगा। उनका ये तरीका उन्हें एक मेंटल एज देता था। उन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में भी शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही विजुअलाइज करना शुरू किया था। जब उन्हें लगता था कि प्रेशर बढ़ रहा है या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो अपने माइंड को एक इमेजिनरी क्रिकेट फील्ड में ले जाते थे जहां उनकी हर शॉट परफेक्ट होती थी। इस विजुअलाइजेशन के थ्रू सचिन ने अपने गोल्स को, परफॉर्मेंस को और चैलेंजेस को एक पॉजिटिव वे में अप्रोच किया। उनका एक मंत्र था कि अगर आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं तो आप उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो ये था मास्टर ब्लास्टर का सीक्रेट वेपन। विजुअलाइजेशन का मैजिक सचिन के लिए एक टूल नहीं था, बल्कि एक माइंडसेट रिप्रेजेंटेशन था जिसने उन्हें क्रिकेटिंग वर्ल्ड का ट्रू मास्टर बनाया। राइट अ चेक टू योरसेल्फ। 1990 में जब कॉमेडियन जिम कैरी को बहुत कम लोग जानते थे, उन्होंने अपने लिए एक चेक लिखा $10 मिलियन का एक्टिंग सर्विसेज के लिए। ये चेक पोस्ट डेटेड था 5 साल बाद का। कैरी ने क्लियर किया था कि ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था। उन्हें पता था कि अगर उन्हें 5 साल बाद अगर इतने पैसे मिलेंगे तो वो बेस्ट लोगों के साथ बेस्ट मटेरियल पर काम कर रहे होंगे। फिर लेट 1994 में कैरी को अपनी मूवी डम और डमर के लिए $7 मिलियन मिले, और 1995 में अब वो हर मूवी के लिए $20 मिलियन ले रहे थे। जिम कैरी का पोस्ट डेटेड चेक एक्सरसाइज एक बहुत बड़ी मिसाल है सबकॉन्शियस माइंड की पावर का, जो एक गोल को डीप कन्विक्शन और फीलिंग के साथ हकीकत में बदल सकता है। अब मैं ये एग्जांपल सिर्फ इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जिम कैरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। यही टेक्निक आपके लिए भी काम कर सकती है। तो क्यों ना अभी अपने एक चेक को बाहर निकालो और उसे पोस्ट डेट करो 3 या 5 साल बाद को, उस अमाउंट के साथ जो आप कमाना चाहते हो। ज़रूरी है कि आप वो चेक कम से कम रोज़ाना देखो और यकीन करो आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। Make a commitment and you will move mountains. He refused to quit. ऑथर कहते हैं उन्होंने अपने दोस्त जेरी से कमिटमेंट के जादू के बारे में बहुत कुछ सीखा है। 1986 में जेरी ने अपने खुद की कंपनी अमेरिकन रॉयल आर्ट्स शुरू की, जिसमें वो अलग अलग तरह के कलेक्टिबल्स बेचते थे। 1 साल बाद उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि वो एनिमेशन आर्ट्स बेचने में फोकस करेंगे। उसने वार्नर ब्रदर्स, हैना-बारबेरा और दूसरे छोटे स्टूडियोज के साथ लाइसेंसेस सिक्योर किए। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि अपने बिजनेस को सच में बढ़ाने के लिए उन्हें डिज्नी आर्ट्स बेचना होगा। लगातार 3 सालों तक जेरी ने डिज्नी से आर्ट बेचने की परमिशन के लिए लेटर्स लिखे और कॉल्स भी किए, लेकिन डिज्नी का जवाब हर बार ना में ही होता था। पर जेरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने डिज्नी एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट बनाए रखने का फैसला किया। इन सभी इनकारों के बावजूद उन्होंने ग्रेट एटीट्यूड बनाए रखा। एक दिन डिज्नी के एक आदमी ने जेरी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की कोशिश में कहा कि मिनेसोटा और मैसाचुसेट्स ही वो 2 जगह हैं जहां वो कंसिडर कर सकते हैं। जेरी का बिजनेस न्यूयॉर्क में था। वो अगले दिन ही बॉस्टन चले गए और दिन खत्म होने तक उन्होंने बॉस्टन के न्यूबेरी स्ट्रीट पर एक जगह के लिए लीज साइन कर लिया। उन्होंने डिज्नी एग्जीक्यूटिव्स को फ़ोन किया और बताया कि उन्हें मैसाचुसेट्स की जगह मिल गई है। और फिर एग्जीक्यूटिव ने जेरी से कहा, अगर तुमने हिम्मत दिखाई है कि अगले दिन ही बॉस्टन जाकर एक जगह ले ली है, तो हमें तुम्हें डिज्नी प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। कुछ हफ्तों के अंदर जेरी ने बॉस्टन गैलरी ओपन की। 1 साल के अंदर उन्हें न्यूयॉर्क स्टोर के जरिए डिज्नीलैंड को मार्केट करने की परमिशन मिल गई। जेरी ने अब डिज्नी के साथ 10 साल तक व्यापार किया है। उन्होंने $1 मिलियन की रकम में डिज्नी आर्ट्स बेचा है और वे दुनिया के सबसे बड़े वॉल्यूम वाले डिज्नी एनिमेशन आर्ट डीलर बन गए हैं। एज लॉन्ग एज इट टेक्स। ऑथर कैलिफोर्निया के न्यूपोर्ट बीच में रहने वाले बेंजामिन रोल की स्टोरी शेयर करते हैं और कहते हैं कि 1990 में जब उनकी उम्र 67 ईयर्स थी, रोल ने लॉ स्कूल में से ग्रेजुएशन किया। स्वाभाविक रूप से उन्हें वकील बनने के लिए कैलिफोर्निया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता था। उनकी पहली कोशिश में ही उनका नाकामी से सामना हुआ, दूसरी कोशिश में भी वैसा ही हुआ और तीसरी बार भी वे फेल हो गए। वे लगातार 13वीं बार फेल हुए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बार एग्जामिनेशन को हर साल सिर्फ 2 बार दिया जाता है। तो जब वो 13वीं बार फेल हो गए तब रोल की उम्र 73 साल हो गई थी।
अधिकांश लोग शायद हार मान लेते, लेकिन बेंजामिन ने हार नहीं मानी। उन्होंने 14वीं बार एग्ज़ाम दिया और वे पास हो गए। जब उनकी उम्र 74 ईयर्स थी तब रॉल को कैलिफोर्निया में वकील बनने का अधिकार मिला। ये एग्जाम्पल है ऐसे व्यक्ति का जो कमिटेड है और जो भी करना पड़ेगा वो करने के लिए तैयार है। क्या ये कहानी आपको एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ बताती है? ज़्यादातर लोग अपने 60s में लॉ स्कूल शुरू करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ना सिर्फ लॉ स्कूल में एडमिशन लिया, बल्कि ग्रेजुएशन के बाद बार एग्ज़ाम पास करने के लिए 7 साल तक पढ़ाई करने के लिए भी तैयार था। थॉट्स, वर्ड्स, बिलीव्स, एक्शन, रिजल्ट्स, ये ऐसे काम करते हैं। मान लीजिए टॉम को एक थॉट आता है कि इसे सेल्स में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये थॉट उसके दिमाग में सिर्फ एक बार नहीं आता, वो इसे अपने जीवन में नियमित रूप से दोहराता है। फिर टॉम शुरू करता है वर्ड्स का इस्तेमाल जो इस सोच को सपोर्ट करते हैं। वो अपने दोस्तों और कलीग से कहता है कि उसे लगता है वो सेल्स में कभी भी अच्छा नहीं कर पाएगा। यहाँ भी टॉम ये वाक्य बार बार दोहराता है अपने अंतर्मन और दूसरों के साथ बातचीत में। इस तरह ये उसके बिलीव्स को मजबूत बना देता है। आप देखते हैं आपकी लाइफ में जो भी आप हासिल करेंगे वो आपके बिलीफ से ही आएगा। तो इस सेल्स एग्जाम्पल में टॉम ये बिलीफ डेवलप करता है कि उसे सेल्स में सफलता नहीं मिलेगी और वो बहुत कम पैसे कमा पाएगा। ये उसके सबकॉन्शियस में गहराई से बस जाता है। इस बिलीफ से क्या हो सकता है? क्योंकि टॉम अपने सेल्स क्षमता पर भरोसा नहीं रखता, इसलिए वो बहुत कम एक्शन लेगा या वो ऐसे एक्शन लेगा जो प्रोडक्टिव नहीं होंगे। टॉम ये चीज़ें नहीं करता जो सेल्स में सफलता पाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इससे टॉम को बहुत ख़राब रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे टॉम और भी नेगेटिव थॉट्स सोचता है, नेगेटिव वर्ड्स दोहराता है, नेगेटिव बिलीव्स को मजबूती देता है और इससे और भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके ऑपोजिट अगर टॉम ने पॉजिटिव थॉट्स चुने होते और उन्हें पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मजबूती दी होती कि वो सेल्स में सफलता पाने वाला है, इसके लिए टॉम वो एक्शन लेता जो उसे बिलीफ के अकॉर्डिंग होते और अंत में उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते। वर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। कुछ केसेस में आप अपने लक्ष्य को किसी और के साथ शेयर करने का फैसला कर सकते हैं और इसका कारण है जिम्मेदारी। दूसरे शब्दों में अगर आप दूसरों से कहते हैं कि आप कुछ करने वाले हैं तो आपको वो करना ही होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है फेमस मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर का। जिगलर ने डिसाइड किया कि वो डाइटिंग करेंगे और अपने वज़न को 202 पाउंड से 165 पाउंड्स तक कम करेंगे। उसी समय वे अपनी किताब सी यू एट द टॉप लिख रहे थे। किताब में जिगलर ने एक स्टेटमेंट शामिल किया कि उनका वज़न 165 पाउंड्स तक घट गया है। ये बात उनके लिखने से 10 महीने पहले की थी जब किताब प्रेस में गई और फिर उन्होंने प्रिंटर से 25,000 कॉपीज़ ऑर्डर की। जब जिगलर ने ये शब्द लिखे थे तब उनका वज़न असल में 202 पाउंड्स था। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को 25,000 लोगों के सामने रखा। 165 पाउंड्स का वज़न लिखकर जिगलर को पता था कि किताब प्रिंट होने से पहले 37 पाउंड्स उन्हें कम करने होंगे और उन्होंने ये करके दिखाया। इस स्ट्रैटेजी का यूज़ केवल उन लक्ष्य तक ही सीमित करें जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहां आप पूरी तरह कमिटेड हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग। ऑथर कहते हैं, हाल ही में मैं अपने ऑफिस में था और कुछ चीज़ें सोच रहा था जो मेरी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रही थी। बिजनेस के रिजल्ट्स वैसे नहीं आ रहे थे जैसा मैं सोच रहा था। मैं इसके बारे में कंप्लेन कर रहा था, तभी पैट वहाँ आया। पैट अर्ली 20s में है। वो एक कंपनी में काम करता है जो घर और ऑफिसेस को साफ करते हैं। आपको पता है कि वो कितना पॉजिटिव है। पैट ऐसा इंसान है जो मैंने कभी नहीं देखा। वो हमेशा मुस्कुराते ही रहता है और पॉजिटिव है। लेकिन उस दिन मैंने पैट से उस तूफान के बारे में पूछा जो उसकी कंट्री में आया था। ये सुनकर उसके चेहरे से मुस्कुराहट जल्दी चली गई। उसने मुझे बताया कि तूफान ने कितनी तबाही मचा दी थी। हज़ारों लोग मारे गए थे और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। पैट ने कहा कि उसके माँ बाप और भाई अभी भी अपने गांव में रहते हैं और उसे अभी भी ये नहीं मालूम कि वो लोग जिंदा हैं कि नहीं। उसके पास उन्हें कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं था। उस एरिया में सारे फ़ोन लाइंस ख़राब हो गए थे। पैट ने कहा कि वो हर दिन अपने परिवार के बारे में सोचता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको ये ना पता हो कि आपका परिवार ज़िंदा है कि नहीं?
फिर पैट ने बताया कि वो अपने लोगों की मदद के लिए पैसे, कपड़े और ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा कर रहा है और वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा था। वो प्रॉब्लम के बारे में शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि वो सारे एफ़र्ट्स कर रहा था जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पैट से बात करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी प्रॉब्लम कितनी छोटी है और मैं कितना लकी हूँ। उसके बाद मैंने शिकायत करना बंद कर दिया। एसोसिएट विद पॉजिटिव पीपल। हाई स्कूल में माइक ने अपने नेबरहुड के दोस्तों के साथ बहुत सारा टाइम बिताया। माइक के अकॉर्डिंग वे लोग हमेशा नेगेटिव थे। जब भी माइक उन्हें कुछ नया करने का आइडिया देते तो वे लोग उसे डिस्करेज करते थे। जब माइक कॉलेज जाने लगे तो उन्हें वहाँ भी कुछ नेगेटिव लोग मिले, लेकिन माइक वहाँ कुछ पॉजिटिव लोगों से भी मिले जो कुछ सीखना चाहते थे, जो चीज़ों को हासिल करना चाहते थे। माइक ने डिसाइड किया कि वे अपना टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ बिताएंगे। माइक को अच्छा महसूस होने लगा। उन्होंने एक ग्रेट एटीट्यूड डेवलप किया। उन्होंने अपने लिए गोल्स डिसाइड किए। अब माइक एक सफल व्यक्ति हैं। वे अपनी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं और उसका एक खूबसूरत परिवार है। एक एक करके वो अपने डिसाइड किए हुए गोल्स को पूरा कर रहे हैं। जब ऑथर ने माइक से पूछा कि उनके हाई स्कूल के दोस्त कैसे हैं, तब माइक ने बताया कि वो लोग आज भी नेबरहुड में ही हैं। वे अभी भी नेगेटिव हैं और अपनी ज़िंदगी में अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माइक बताते हैं वो यहाँ नहीं पहुँचते अगर वे उन्हीं लोगों के साथ रहते। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। इससे आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस का पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।